गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग गुप्तकालीन स्वर्णकाल को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम स्वर्णकाल की अवधारणा के अंतर्गत हम उनकी उपलब्धियां व उनकी कमियों को भी देखेंगे। अर्थात हम स्वर्णकाल का एक आलोचनात्मक वर्णन को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि स्वर्णकाल किसे कहते हैं। तो स्वर्णकाल का अर्थ होता है जब किसी शासन काल के दौरान साम्राज्य निर्माण, शासन व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक संतोष व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का वह स्तर प्राप्त हो जाता है जो न केवल अपने काल व अपने बाद के कालों को भी प्रभावित करता है, तो उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त काल ऐसे ही चतुर्दिक विकास का काल था। यदि हम स्वर्णकाल के अंतर्गत उसकी गुप्तकालीन राजनीतिक एकता को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि गुप्तों ने मौर्य साम्राज्य व मौर्य शासन के पश्चात पुनः साम्राज्यवादी परंपरा को पुनर्जीवित किया। गुप्त शासकों ने उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र में प्रत्यक्ष शासन की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में ताम्रलिप्त बंदरगाह तक फैला हुआ था। वहीं समुद्रगुप्त द्वारा अपने विजय अभियान अर्थात दक्षिण पथ के विजय अभियान के क्रम में दक्षिण के राज्यों के समूह को पराजित कर उस पर गुप्त प्रभुसत्ता को स्थापित किया तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम से शाकों का उन्मूलन कर सदा के लिए भारत से विदेशी शासन को समाप्त किया। इस तरह हम देखते हैं कि गुप्तों ने मौर्यों की चक्रवर्ती राज्य की परंपरा को पुनः जीवित किया। यदि हम गुप्तों के अंतर्गत शासन व्यवस्था को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस काल में सुव्यवस्थित व सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख व जूनागढ़ अभिलेख से हमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय शासन को विभिन्न अभिकरणों जैसे न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, कोष व्यवस्था के अंतर्गत बांटा गया था। वहीं प्रांतीय शासन को भुक्ति, विषय, वित्त व ग्राम स्तर पर बांटा गया था। वेनसांग गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के विषय में कहता है कि गुप्त काल में लोगों को चोरी का भय नहीं था। वहीं कालिदास के विवरण से यह पता चलता है कि इस समय शांति व सुव्यवस्था कायम थी। कालिदास एक उद्धरण में कहते हैं कि उपवन में सोई हुई मदिरामस्त सुंदरी को वायु भी स्पर्श नहीं कर सकता था, तो उसके आभूषण को कौन ले सकता था। यह प्रतीकात्मक रूप से गुप्तकालीन सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था को दर्शाता है। यदि हम राजनीतिक व्यवस्था व शासन व्यवस्था के कमजोर पक्ष को देखते हैं तो अर्थात कमियों को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यद्यपि गुप्त काल में साम्राज्य निर्माण परंपरा पुनर्जीवित हुई, किंतु गुप्तों का प्रत्यक्ष जो शासन व्यवस्था थी वह
केवल केंद्रीय क्षेत्र तक ही सीमित थी। दूरस्थ क्षेत्रों में शासन संभवतः क्षेत्रीय सामंतों द्वारा ही किया जाता था। वहीं समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय ग्रहण तथा मोक्ष के आधार पर स्थापित थी, अर्थात प्रभुसत्ता स्वीकार करने के पश्चात दक्षिण भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता था तथा प्रभुसत्ता के एवज में उनसे उपहार व शासन का मानपत्र दिया जाता था। साथ ही हम गुप्तकालीन यदि हम शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस समय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समानता का सिद्धांत लागू नहीं था, बल्कि जातिगत आधार व वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय व्यवस्था कायम थी। यदि हम गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के सबल पक्ष को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि गुप्त काल आर्थिक समृद्धि का काल था। इस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि थी। गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष बल दिया जाता था। जैसा कि हमें पता है कि गुप्त काल में धार्मिक अनुदान के साथ साथ गैर धार्मिक भूमि अनुदान भी दिया जाता था, जिसके अंतर्गत आबाद भूमि के साथ साथ गैर आबाद भूमि को भी दी जाती थी, जिससे नवीन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। इस काल में हमें राज्य द्वारा सिंचाई के साधनों के विकास की भी जानकारी मिलती है, जो हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही समकालीन स्रोतों से हमें कुछ सिंचाई यंत्र जैसे अरहट व घंटी यंत्र का भी उल्लेख मिलता है तथा वृहद जातक संहिता से हमें कलम लगाने की पद्धति, पेड़ों की कलम लगाने की पद्धति व अमरकोश से हमें 12 प्रकार की भूमियों का भी वर्णन मिलता है। इससे यह पता चलता है कि इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। जहाँ वाणिज्य व व्यापार का संबंध है तो हमें यह पता है कि इस काल में दूरस्थ व्यापार अर्थात बाह्य व्यापार समृद्ध व उन्नत अवस्था में था। इस काल में श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया व पूर्वी द्वीप समूह जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्निया तथा विशेषकर पूर्वी रोमन साम्राज्य अर्थात बेजेंटाइन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कायम था। समृद्ध व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप न केवल आंतरिक वाणिज्य व व्यापार को प्रोत्साहन मिला, बल्कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में भी तेजी आई। गुप्त काल में हमें व्यापक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है, जिनकी शुद्धता काफ़ी अधिक है। कई इतिहासकार स्वर्ण मुद्रा के संख्या की अधिकता के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। अब हम गुप्तकालीन आर्थिक समृद्धि के कुछ नकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यद्यपि गुप्त काल का पूर्वार्ध का काल अर्थात स्कंदगुप्त से पहले का काल आर्थिक समृद्धि का काल था, किंतु इसके पश्चात हम आर्थिक पतन व आर्थिक गतिहीनता को भी देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 550 ईस्वी के पश्चात पूर्वी रोमन साम्राज्य ने
चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली। अतः भारत व बैजेंटाइन अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध समाप्त हो गया तथा बाह्य व्यापारिक संबंध के समाप्ति के फलस्वरूप आंतरिक वाणिज्य व व्यापार में भी गतिहीनता आई। इसका उल्लेख हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जूनागढ़ नहीं, मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि रेशम बुनकर की व्यापारी की एक श्रेणी अपने क्षेत्र से अर्थात गुजरात क्षेत्र से मालवा क्षेत्र में आ गई अर्थात पलायन कर गई। वह अपने पेशे को बदल दी अर्थात गुप्त काल के उत्तरार्ध के काल में हमें शिल्पियों के व्यवसाय परिवर्तन व स्थान परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं उत्तर गुप्तकालीन शासक के काल में हमें जो स्वर्ण मुद्रा मिली हैं वे उनकी शुद्धता काफ़ी कम है अर्थात पहले की अपेक्षा अब मिलावटी स्वर्ण सिक्के बनाए जाते थे। एक बात को हमें यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि गुप्त काल में मिलने वाले स्वर्ण सिक्के के आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहना उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ तक स्वर्ण सिक्के के उपयोग के संदर्भ में बात है तो स्वर्ण सिक्के मुख्यतः अभिजात वर्ग व कुलीन वर्गों द्वारा ही उपयोग किया जाता था। जन सामान्य ना के बराबर ही कीमती धातु अर्थात सोने व चांदी के सिक्के उपयोग करते थे। सोने के सिक्के मुख्यतः उच्च अधिकारियों के वेतन देने में तथा बड़े व्यापारिक लेन देन में तथा भूमि की खरीद बिक्री में ही की जाती थी। सामान्य वर्ग अभी भी कम धात्विक मूल्य के सिक्के का ही उपयोग करते थे। फाहियान स्वयं कहता है कि सामान्य जन कौड़ी खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का ही उपयोग करते थे। अब हम गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह काल ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल था। गुप्त काल में वेदों की महत्ता पुनः स्थापित हुई। समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जो समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ प्रकरण सिक्के से स्पष्ट होता है। इस काल में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय काफी विकसित हुई। अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि वे परम भागवत उपाधि ग्रहण करते थे। साथ ही साथ वैष्णव धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्हों को अपने सिक्के में भी उत्कीर्ण करवाते थे। यद्यपि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु वे धार्मिक सहिष्णु की नीति का भी अनुसरण करते थे। इस काल में बौद्ध व जैन धर्म भी काफी प्रगति की। फाहियान खुद यह कहता है कि मध्य देश में काफी बौद्ध मठ निर्मित थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था।
तथा जैन धर्म के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो गुप्त काल में जैनियों की दो महत्वपूर्ण महासभा बल्लवी में ही हुई थी। एक 1313 और दूसरा 453 ईस्वी में की गई थी। दोनों ही श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थी। यदि हम गुप्तकालीन धर्म के नकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान के कारण वर्ण विभाजन को प्रोत्साहन मिला। यदि हम यज्ञिक महत्व या यज्ञों का पुनः स्थापन को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यदि इसकी हम तुलना उत्तर वैदिक काल से करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल की तुलना में इस समय यज्ञों का महत्व पुनः स्थापित नहीं हुआ था। और जहाँ तक ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के समन्वय की बात कही जाती है, इस काल में कही जाती है, तो हमें यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भक्ति की अवधारणा के तहत विभिन्न धर्मों के मध्य समन्वय हुआ तथा उनके मध्य तनाव को कम किया गया। अब हम गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के सबल पक्ष को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्थाकारकों मतलब सामाजिक नीति निर्माता ने अतीत के त्रुटियों तथा असंगतियों का निराकरण कर ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जो विरोधी शक्तियों का प्रहार सहन कर सके तथा उन्होंने प्राचीन मान्यताओं तथा नवीन मान्यताओं का समन्वय कर एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक प्रतिबंध के बीच सामंजस्य था। गुप्तकालीन यदि हम सामाजिक व्यवस्था गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था को यदि हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस काल में शूद्रों की स्थिति कुछ सुधरी, अर्थात शूद्रों की स्थिति में कुछ उत्थान देखने को मिलता है। वे अब रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों को सुन सकते थे तथा कुछ गृह संस्कार व घरेलू अनुष्ठान भी कर सकते थे। बृहस्पति स्मृति से हमें यह ज्ञात होता है कि शूद्र ओम के जगह के स्थान पर नमः शब्द का उपयोग कर घरेलू अनुष्ठान कर सकते हैं। शूद्रों की स्थिति इस काल में इसलिए अच्छी हुई क्योंकि हमें पता है कि यह काल कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का काल था, क्योंकि भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। अतः कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं थी उनमें मुख्यतः शूद्र ही भाग ले रहे थे। वहीं इस काल में हमें स्त्रियों की भी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है, जैसे कि वे भी अब रामायण महाभारत व पुराणों को सुन सकती थी। नारद तथा बृहस्पति स्मृति में कुछ हद तक सीमित थी, लेकिन कुछ हद तक स्त्रियों को संपत्ति अर्थात स्त्री धन पर अधिकार दिया है। इस समय स्त्रियों को पुनर्विवाह का भी अधिकार प्राप्त था। वे विशेष परिस्थिति में ही पुनर्विवाह कर सकती थी, जैसे यदि स्त्री का पति मर जाता था या वो एक लंबे समय तक बाहर गया हो और तथा उसकी सूचना उसे प्राप्त ना हो, यदि वह कोई संक्रमित रोग से ग्रसित हो जाए, नपुंसक हो जाए
वह सन्यासी हो जाए, अर्थात वह राजद्रोही हो, तो स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। यदि हम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीमाओं को देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि गुप्त काल में भारतीय समाज मध्य युग में प्रवेश कर गया था। सामाजिक व्यवस्था में अभी भी विभेद कायम थी, जैसे सूद की दर विभिन्न वर्गों के लिए पृथक थी, ब्राह्मणों को दंड आदि से लगभग मुक्त कर दिया गया था। वह शूद्रों को केवल अपने जातिगत मामले में ही गवाही देने का अधिकार था। सबसे बड़ी बात, गुप्त काल में हमें अस्पृश्य जाति अर्थात अछूत की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। फाहियान ने अस्पृश्य जाति चांडाल की दुर्दशा का वर्णन किया है। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह कहा है कि जब चंडाल नगर में प्रवेश करते थे तो वे डंटा बजाकर प्रवेश करते थे ताकि लोगों को उसके उपस्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके तथा लोग उससे किसी प्रकार का शारीरिक संबंध मतलब किसी प्रकार का शारीरिक स्पर्श कायम ना कर सके। यदि हम स्त्रियों की गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति को देखते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस काल में जो हमें दिखाई देती है वह यह है कि इस काल में सती प्रथा का हमें सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलता है, क्योंकि हमें साहित्यिक साक्ष्य हमें पूर्व में ही मिल गया था, जैसे करके कि सिकंदर का जब आक्रमण होता है तो हमें यूनानी यात्री वृत्तांत में हमें यह पता चलता है कि उस क्षेत्र अर्थात उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ लोग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सती प्रथा विद्यमान थी। ऋग्वेद में भी स्पष्ट शब्द में नहीं लेकिन सांकेतिक शब्द में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, स्पष्ट नहीं है लेकिन इस काल में सती प्रथा का जहां हमें पुरातात्विक स्रोत मिलता है, वहीं कालिदास की रचनाओं से हमें देवदासी व पर्दा प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। जैसे अभिजात शंकुतलम से हमें अवगुंठा शब्द मिलता है, इसका अर्थ है पर्दा ली हुई स्त्री। वहीं इस काल के इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, विशेषकर उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति। इस काल के साहित्य और कला में यद्यपि स्त्रियों को आदर्श रूप में दिखाया गया है, किंतु वास्तविकता में उनकी स्थिति अभी भी दयनीय ही थी। यदि हम साहित्य कला व विज्ञान के क्षेत्र में गुप्तकालीन उपलब्धियों को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह साहित्य कला व विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल एक क्लासिकल काल था और कुछ हद तक इसी क्षेत्र में गुप्त काल को हम स्वर्ण काल मान सकते हैं। हम साहित्य के क्षेत्र को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस काल में साहित्य का व्यापक विकास हुआ। इस काल में जो प्रमुख साहित्यकार थे वह नाटककार थे, वे कालिदास थे। कालिदास ने 6 ग्रंथों की रचना की, जिनमें कुमास, रघुवंशम
मेघदूतम, अभिजात शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम व ऋतु संहारक थे। इसके अतिरिक्त व्यास भी एक प्रमुख नाट्यकार थे। वह इस काल में अन्य जो साहित्यकार हुए उनमें अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ की रचना की। वहीं वात्सायन ने कामसूत्र तथा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। गुप्त काल में ही हम धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत गुप्तकालीन यदि धार्मिक साहित्य को देखते हैं तो इसी काल में महाभारत व रामायण का अंतिम रूप से संकलन हुआ तथा गुप्त काल में ही कई स्मृति का अर्थ है सामाजिक नियम या सामाजिक नियम संहिता। तो गुप्त काल में कई स्मृतियों की भी रचना हुई, जैसे नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। तथा इस काल में जितने भी साहित्यिक रचना की गई थी उनमें अधिकांश की रचना व संस्कृत भाषा में की गई, जो एक तरह से सांस्कृतिक एकता भी गुप्त काल में कायम की। यदि हम कला के क्षेत्र को देखते हैं तो इस काल में मंदिर निर्माण की एक नवीन शैली नागर शैली का विकास हुआ, जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नागर शैली के अंतर्गत मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे में किया जाता था, जिसके चारों ओर सीढ़ियां होती थी चढ़ने के लिए, तथा चबूतरे के बीच में मंदिर का निर्माण किया जाता था। गर्भगृह के अंदर मुख्य देवता की प्रतिमा लगाई जाती थी तथा मुख्य देवता की प्रतिमा के ठीक शीर्ष पर विमान अर्थात शिखर बनाया जाता था तथा शिखर के ऊपर कलश की स्थापना की जाती थी। यही नागर शैली मंदिर की विशेषता है। यदि हम नागर शैली मंदिर की विशेषता है, यदि हम मूर्ति कला को देखते हैं तो इस कला में एक नवीन शैली सारनाथ शैली का विकास हुआ। सारनाथ शैली में गांधार शैली, मथुरा शैली तथा पंचायतन शैली तीनों शैली का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। सारनाथ शैली में हम यह देखते हैं कि सारनाथ शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया था उसमें जो यवन कला से प्रभावित जो सारनाथ शैली के अंतर्गत जो मूर्तियों का निर्माण किया गया था उसमें विदेशी प्रभाव अर्थात यवन का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया था तथा इसमें भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। मूर्ति में करुणा, शांति व आध्यात्म भावों का सम्मिश्रण मिलता है, अर्थात जो मूर्ति निर्माण की गई थी वो ज़्यादा अलंकृत नहीं होकर के वो ज़्यादा आध्यात्मिक होती थी। दूसरी बात यह है कि इस काल में जो सारनाथ शैली के अंतर्गत जो मूर्ति निर्माण किए गए थे उसमें केवल बुद्ध के विभिन्न रूपों व मुद्राओं का ही निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि हिंदू देवी देवताओं के भी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। यदि हम चित्रकला के उपलब्धि को देखते हैं तो यह हमें अजंता व बाघा के गुफाओं से देखने के लिए मिलता है। अजंता की गुफा 16-17 गुप्तकालीन मानी जाती है। यदि हम अजंता व बाघा गुफा कला को देखते हैं तो अजंता की गुफा कला जो चित्रकला है वह धार्मिक विषय से संबंधित है, वहीं बाघा की जो चित्रकला व गुफा चित्रकला लौकिक या अर्थात सांसारिक विषय से संबंधित है। जो अजंता की जो गुफा कला के अंतर्गत जो सबसे सर्वोत्तम जो चित्र था वह था मरणासन राजकुमारी
का चित्र जो अत्यंत ही सजीव व करुणाप्रद है। यदि हम गुप्तकालीन विज्ञान के क्षेत्र को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस काल में गणित, खगोल शास्त्र व चिकित्सा शास्त्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर गुप्तकालीन प्रमुख ज्योतिष, खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तथा आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत अर्थात आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य अपनी धुरी पर परिक्रमा करता है तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का जो माप निकाला था कमोवेश, वह माप आज भी लागू है। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य से परिचित करवाया। पाई के भी मान को आर्यभट्ट ने ही ज्ञात किया। आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र व गणित से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वह उनकी पुस्तक आर्यभट्टिया में संकलित है, यद्यपि वर्तमान में वह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। दूसरे जो प्रमुख गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे वो वराहमिहिर थे। उनका जो प्रसिद्ध, उन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने यह कहा कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर चक्कर लगाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी जैसे विद्वानों ने नवनीतिकम नामक पुस्तक की रचना की, जो प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों का सार है। इस ग्रंथ में विभिन्न रोगों के निदान व उपचारों का भी वर्णन किया गया है। अब यदि हम साहित्य व कला के क्षेत्र में कुछ सीमाओं को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि गुप्त काल में साहित्य व कला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी वह केवल एक काल की ही नहीं थी, बल्कि पूर्व में ही इस क्षेत्र में प्रगति होना आरंभ हो गई थी तथा इस काल में यह प्रगति अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई थी। वहीं गुप्तकालीन साहित्य को हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इसकी भाषा संस्कृत थी तथा संस्कृत सामान्यतः अभिजात वर्गों की ही भाषा है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य सामान्य जन की नहीं बल्कि अभिजात वर्गों की भी अभिव्यक्ति करती है। साहित्य के अंतर्गत एक दोष हमें यह भी देखने को मिलता है कि साहित्य के जितने भी पुरुष पात्र साहित्य के अंतर्गत पुरुष पात्र थे वे मुख्यतः संस्कृत बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन स्त्रियां व शूद्र क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, ब्राह्मी। अर्थात साहित्य में भी हम एक तरह से देखते हैं तो सामाजिक विभेद दिखने को मिलता है। अब यदि हम निष्कर्ष गुप्तकालीन स्वर्णकाल के निष्कर्ष को देखते हैं अर्थात उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में यद्यपि राजनीति, साम्राज्यिक विस्तार, शासन व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक संतोष व सांस्कृतिक विकास में काफ़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया, किंतु कुछ सीमाएं भी हैं। जहाँ तक स्वर्णकाल शब्द का बात है या स्वर्णकाल गुप्तकाल को स्वर्णकाल से सुशोभित करने का बात है तो स्वर्णकाल शब्द का उपयोग
राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा किया गया, क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहासकारों को औपनिवेशिक इतिहास लेखन का सामना करना पड़ रहा था। अतः उन्होंने प्राचीन भारत के गुप्तकालीन शासनकाल को स्वर्णकाल के रूप में दिखाया तथा केवल उसके उज्जवल पक्ष को ही जागिर किया। किंतु बाद के कालों में विशेषकर 1970-80 के दशक से मार्क्सवादी इतिहासकारों ने स्वर्णकाल की अवधारणा को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। मार्क्सवादी इतिहासकार में आर एस शर्मा, रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने अपने तर्कों द्वारा स्वर्णकाल की अवधारणा की आलोचना की तथा यह कहा कि यद्यपि गुप्त काल में हमें प्रगति देखने को मिलती है, किंतु उस प्रगति के साथ साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं। इस प्रकार हम आज के क्लास में गुप्तकालीन स्वर्णकाल के उपलब्धियों व उनकी कमियों को चरणबद्ध तरीके से देखे हैं। थैंक यू।